हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा लास्ट वीडियो में टॉपिक था अपस्फीति। हमने अपस्फीति के विषय में विस्तृत चर्चा की थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक नियोजन या आर्थिक आयोजन। तो आज हम समझेंगे आर्थिक आयोजन क्या होता है, आर्थिक आयोजन भारत में कब आया। तो इसमें पंचवर्षीय योजना है। आपको पंचवर्षीय योजना हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत में आर्थिक नियोजन योजना आयोग के विषय में, राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी के विषय में और अंतर्राज्यीय परिषद के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें जाके देखिए, वो बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। तो आइए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा भारत में आर्थिक नियोजन। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा आर्थिक नियोजन होता क्या है। तो आर्थिक नियोजन हम इसे इंग्लिश में समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आर्थिक नियोजन, आर्थिक इंग्लिश में इकोनॉमिक और नियोजन को प्लानिंग, अर्थात आर्थिक अर्थात अर्थ से या धन से संबंधित जो नीतियाँ बनाना होता है उसी को आर्थिक नियोजन कहते हैं। अर्थात आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों का समन्वय कर उसे नियंत्रित करने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसी प्रक्रिया को आर्थिक नियोजन कहते हैं। अर्थात आर्थिक गतिविधियों को, देश की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, उसी प्रक्रिया को आर्थिक नियोजन कहते हैं। आर्थिक नियोजन अब हमारा एक क्वेश्चन बनता है, आर्थिक नियोजन कैसी व्यवस्था है। तो यह एक समाजवादी शासन व्यवस्था है, क्योंकि समाजवाद से हमारा संबंध है समाज के कल्याण से। तो आर्थिक नियोजन में ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जो समाज के लिए कल्याणकारी हों, अर्थात समाज के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाई जाती हैं आर्थिक नियोजन में। तो इसी कारण से समाजवादी शासन व्यवस्था भी कहते हैं। अब हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आर्थिक नियोजन कहाँ से लिया गया है। तो जो भारत में आर्थिक नियोजन है उसे पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, क्योंकि वहीं पर सबसे पहले आर्थिक नियोजन की बात की गई थी। तो वहाँ पर 1920 में आर्थिक नियोजन की बात कही गई थी। उस समय वहाँ के जो नेता थे वो थे जोसेफ स्टालिन। उन्हीं ने आर्थिक नियोजन की विश्व में सर्वप्रथम बात चर्चा की थी। इसीलिए भारत में आर्थिक नियोजन पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, क्योंकि वहीं पर आर्थिक नियोजन था। अब हमें एक बुक का नाम सुना होगा आपने, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये भारत में आर्थिक नियोजन संबंधित पहली पुस्तक थी, जिसे 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया अर्थात सर मोचकुंडम विश्वेश्वरैया ने दी थी। इससे पहले भारत में इकोनॉमी में प्लान इकोनॉमी अर्थात आर्थिक नियोजन संबंधित कोई चर्चा नहीं की गई थी। उसके बाद 4 साल बाद 1938 में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा में अधिवेशन हुआ है। उसे इसी कारण से हरिपुरा अधिवेशन कहते हैं। वहीं पर 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता किसने की तथा इसका गठन कब हुआ था, इसे आप याद रखना। और वहीं पर हरिपुरा अधिवेशन में सबसे पहले आर्थिक नियोजन संबंधित मसौदा, सर्वप्रथम मसौदा प्रस्तुत किया गया, जिसे मेघनाथ साहा ने प्रस्तुत किया था। इनका नाम याद रखना। उसके बाद 3-4 साल तक इसके विषय में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन 1944 में श्री मन्नारायण ने गांधीवादी योजना का प्रकाशन किया। उसी वर्ष 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग नामक नए विभाग का गठन किया गया। और उसी वर्ष बम्बई में 8 उद्योगपतियों ने एक प्लान प्रस्तुत किया, एक योजना बनाई, उसे बॉम्बे प्लान नाम दिया गया, क्योंकि वह बम्बई में बनाई गई थी, 1944 में बनाई गई थी। लेकिन ये किसकी देखरेख में बनाई गई थी? ये सर आरदेसर दलाल की देखरेख में बनाई गई थी। ये बॉम्बे के जाने माने नेता थे। आइए हम देखते हैं एक किसानों के जाने माने नेता, लोकप्रिय नेता श्री एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने 1945 में जन योजना का प्रकाशन किया। उसके बाद 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो गया।
उसके बाद 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का प्रकाशन किया। तो यहाँ से हमारे 2-3 क्वेश्चन जाना इम्पोर्टेंट है। जैसे विश्व में सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी आर्थिक नियोजन की? तो पूर्व सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन ने की थी। भारत में आर्थिक नियोजन कहाँ से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। और भारत में सबसे प्रथम चर्चा किसने की थी? तो सर एम विश्वेश्वरैया ने की थी, मोचकुंडम विश्वेश्वरैया ने 1934 में अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में की थी। उसके बाद 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। उसके बाद 1944 में गांधी योजना आई तथा बॉम्बे योजना आई, जो बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने चलाई थी सरदार तेहसील दलाल की अध्यक्षता में या उनकी देखरेख में। 1945 में जन योजना आई, 1950 में सर्वोदय योजना आई। अब आप कहेंगे कि इतनी योजनाएं क्यों बता रहे हैं? तो ये भारत के ऐसे महान व्यक्ति हैं जो देश के स्वतंत्र होने से पहले स्वतंत्र देश की कल्पना कर रहे थे। तो आइए हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, योजना आयोग पर। तो योजना आयोग का क्या उद्देश्य था, क्यों उसका गठन हुआ, कब इसका गठन हुआ है? तो आइए हम समझते हैं, योजना आयोग के विषय में चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से। तो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था और इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। हालांकि अब योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया है, उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो अब जो भारत है वो स्वतंत्र हो गया है, उसके बाद उसके लिए योजनाएं भी तो बनानी होगी, तो कोई भी तो योजनाएं बनाने नहीं लगेगा, इसलिए योजना आयोग का गठन किया गया और उसमें उसके सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि वगैरह चुने गए। अर्थात देश के विकास के लिए आर्थिक योजनाएं तैयार करना, अर्थात आर्थिक नीतियां तैयार करने के लिए जो संस्था बनाई गई उसे योजना आयोग कहा गया, अर्थात प्लानिंग कमीशन कहा गया। इसके 2 पॉइंट याद रखना। योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है तथा यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका संविधान में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। जैसे 280 जो अनुच्छेद 280 है उसमें वित्त आयोग के विषय में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 263 है उसमें अंतर्राज्यीय परिषद के विषय में चर्चा की गई है। लेकिन संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जिसमें योजना आयोग के विषय में चर्चा की गई हो, इसलिए इसे गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं, अर्थात संविधान में जिसका उल्लेख ना किया गया हो। अच्छा, तो अब योजना आयोग का गठन हो चुका है, अब इसका कोई अध्यक्ष भी बनेगा, इसका कोई उपाध्यक्ष भी बना होगा। तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। लेकिन इनके साथ में एक पदेन शब्द जोड़ा होता है, पदेन अध्यक्ष। क्या आपने कभी सोचा है पदेन क्या होता है, पदेन शब्द क्यों जोड़ा होता है? तो पदेन शब्द का अर्थ होता है कि उसके लिए ना चुना गया हो लेकिन उसका हो गया हो, अर्थात उस पद पर विराजमान हो। अर्थात भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव केवल योजना आयोग के अध्यक्ष के लिए तो किया नहीं जाता है, क्योंकि वह तो पूरे देश के लिए किया जाता है। उनका चुनाव तो किसी दूसरे कार्य के लिए किया जाता है, लेकिन उन्हें योजना आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो माना अध्यक्ष बन गए हैं लेकिन पदेन अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि उनका चुनाव केवल योजना आयोग के लिए तो किया नहीं गया। इसमें एक उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष कह लो या सचिव कह लो या CEO कह लो, इनके आगे पदेन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इनका चुनाव इसी के लिए होता है, योजना आयोग के लिए ही होता है। इसमें 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। वित्त मंत्री होता है, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, ये उसके पदेन सदस्य होते हैं। जो भारत के वित्त मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और रक्षा मंत्री हैं, वो योजना आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। अब योजना आयोग तो खत्म हो चुका है, इसलिए आपके इसके पहले और अंतिम अध्यक्ष भी होंगे। तो पहले अध्यक्ष तो बिल्कुल आपको पता ही है, क्योंकि 1950 में बनी थी, तो डॉक्टर नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। और इसके अंतिम अध्यक्ष जब ये 2014 में ख़त्म हुई थी, अर्थात 2014 में समाप्त हुई थी, तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके थे, इसलिए इसके अंतिम अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी होंगे। हाँ, इनके पहले उपाध्यक्ष अंतिम उपाध्यक्ष याद रखना पड़ेगा।
तो प्रथम उपाध्यक्ष थे इसके गुलजारी लाल नंदा तथा अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। इनसे क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबे समय तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन रहे, तो वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। कब से कब तक? 2004 से 2014 तक, अर्थात 10 साल है। अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अर्थात एनडीसी। तो एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों एनडीसी बनाई गई? तो समय समय पर जो राष्ट्रीय योजनाएं संचालित की जाती हैं उनकी जांच पड़ताल करने के लिए, अर्थात यह योजना लाभकारी है या नहीं है, कितनी लाभकारी है और कहाँ लाभकारी है, ये सब की जांच पड़ताल करना एनडीसी का कार्य है। इसलिए एनडीसी का गठन किया गया है। और अल्प विकसित क्षेत्रों के लिए, अर्थात जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिए विशेष योजना तैयार करना भी एनडीसी का कार्य है। अब इसका भी कोई अध्यक्ष होगा, कोई इसका भी उपाध्यक्ष होगा। तो इसका अध्यक्ष जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे वही इसके अध्यक्ष होंगे, अर्थात योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होंगे। सचिव, तो योजना आयोग के जो सचिव होते हैं वही इसके सचिव होंगे। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री को भी स्थान दे दिया गया है पदेन सदस्य का, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ही बताएंगे कि यह योजना उनके राज्य के लिए कितनी लाभकारी है या कितनी हानिकारक है, अर्थात कितनी नुकसानदायक है। इसीलिए राज्यों के मुख्यमंत्री को भी इसमें स्थान दे दिया गया है पदेन सदस्य का। इसके बाद 1967 का एक संशोधन हुआ है, उसमें केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, पहले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को इसमें कोई स्थान नहीं था एनडीसी में, लेकिन बाद 1967 के संशोधन के बाद केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासक होते हैं उन्हें भी एनडीसी का सदस्य बनाया गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद को भी एनडीसी का पदेन सदस्य बनाया गया 1967 के संशोधन के बाद। और योजना आयोग के सदस्य होते थे, पहले जो योजना आयोग के सदस्य होते थे उन्हें भी पदेन सदस्य बना दिया गया। तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं एनडीसी का गठन क्यों किया गया। तो एनडीसी का गठन समय समय पर संचालित राष्ट्रीय योजनाओं अर्थात राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं की जांच पड़ताल करने के लिए किया गया तथा अल्पविकसित क्षेत्रों के लिए विशेष योजना तैयार करने के लिए भी इसका गठन किया गया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अंतर्राज्यीय परिषद अर्थात इंटर स्टेट काउंसिल। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 263 में, अर्थात यह एक सांविधिक संस्था है तथा यह एक परामर्शदात्री भी संस्था है, क्योंकि यह परामर्श भी देती है। प्रत्येक परिषद का गठन किसी न किसी विशेष उद्देश्य से किया जाता है, इसका भी वही एक विशेष उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है, योजनाएं होती हैं उनसे दो राज्यों के बीच भी विवाद हो सकता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच भी विवाद हो सकता है। तो दो राज्यों के बीच विवाद कैसे होता है? एग्जाम्पल, किसी प्रदेश की या किसी राज्य की पानी की कमी को दूर करने के लिए बांध बनाया गया, तो दूसरे राज्य में पानी की कमी हो गई, इससे उनके बीच विवाद हो जाएगा राज्यों के बीच। और इसी प्रकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच विवाद होगा, तो उसी विवाद को खत्म करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया। सन 2004 में जब मनमोहन की सरकार थी तब इसका पुनर्गठन भी किया गया। ये क्वेश्चन याद रखना है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक होगा पंचवर्षीय योजनाएं। हाँ, तो पंचवर्षीय अर्थात 5 वर्षों की योजनाएं क्यों लाएंगी? तो 1 वर्ष की लाई जाती तो बहुत कम थी, 3 वर्ष की लाई जाती बहुत कम थी। 3 वर्ष में योजना तो लागू हो जाती, लेकिन उनसे जो रिस्पॉन्स होता, उनका जो रिजल्ट होता, उसके विषय में नहीं हो पाती चर्चा, वो पता नहीं चल पाता। इसलिए 5 वर्षों की योजनाएं बनाएंगे, इसलिए तभी से पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं। अभी भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं, तो कल हम उनके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।